ये सिर्फ गैंगस्टर की कहानी नहीं, ये एक सोल्जर की, एक मास्टरमाइंड की और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिस्टम से नहीं, सिस्टम उससे डरता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ थॉमस शेल्बी, जहां हर मूव एक गेम है और हर एपिसोड एक वार्निंग। एपिसोड 2 की शुरुआत में टॉमी और आर्थर शेल्बी जॉनी डॉग्स के पास एक सफेद घोड़े का सौदा करने पहुंचते हैं। आर्थर इस फैसले से खुश नहीं है। वो मानता है कि गाड़ी के बदले घोड़ा लेना घाटे का सौदा है, लेकिन टॉमी की सोच अलग है। वो घोड़े को अपनी इमेज बनाने और लोगों में रुतबा जमाने का जरिया मानता है। यहीं पर ली परिवार के कुछ लड़के, जो पहले से शेल्बी परिवार से रंजिश रखते हैं, अपमान करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक लड़का टॉमी की मां पर गंदी टिप्पणी करता है। यही वो लम्हा है जब टॉमी का ठंडा दिमाग अचानक हिंसा में बदल जाता है। बिना कोई बहस किए वो सीधा अपनी पीक कैप उतारता है। उस कैप में छुपे रेजर ब्लेड पीकी ब्लाइंडर्स की असली पहचान है। ये हथियार उनके नाम की वजह बने थे, क्योंकि ये ब्लेड दुश्मन की आंखों में तकलीफ और डर भरने के लिए काफी होते थे। टॉमी उन पर हमला कर देता है। आर्थर भी झगड़े में कूद पड़ता है। कुछ ही सेकंड में ली लड़के बुरी तरह पिट जाते हैं। इस पूरे सीन में दो चीजें साफ दिखती हैं। पहली, शेल्बी भाइयों का रुतबा सिर्फ पैसों या कारोबार से नहीं, बल्कि उनके बेकाबू गुस्से और हिंसक जवाब से बनता है। दूसरी, टॉमी का दिमाग चाहे कितना भी रणनीतिक क्यों न हो, मां का अपमान उसके लिए असहनीय है। कोई सफाई या पछतावा नहीं, क्योंकि यही पीकी ब्लाइंडर्स का तरीका है। अगला सीन शुरू होता है एक सर्द सुबह के वक्त। मेजर कैंपबेल बर्मिंघम की तंग गलियों में अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ खड़ा है। उसका इरादा साफ है, कम्युनिस्टों पर बड़ा छापा मारना। कैंपबेल के चेहरे पर सख्ती और आत्मविश्वास दोनों नजर आते हैं। वो अपने आदमियों को आदेश देता है, हर गली हर घर की तलाशी ली जाएगी। इसी दौरान दूसरी तरफ एक छोटे कमरे में फ्रेडी थॉर्न और एडा शेल्बी साथ हैं। कमरा संकरा है, अंधेरे में डूबा हुआ। दोनों के बीच जिस्मानी नजदीकियां चल रही हैं, लेकिन तभी दरवाजे पर तेज दस्तक होती है। फ्रेडी चौंक जाता है। दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आती है। छापे की खबर दी जाती है। वक्त बहुत कम है। फ्रेडी बिना देर किए कपड़े पहनने लगता है। एडा घबराई हुई है। फ्रेडी उसे समझाता है कि वो अब यहाँ नहीं रुक सकता। वो एडा को एक भरोसेमंद महिला के पास एक सुरक्षित जगह पर छोड़ता है और खुद जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है। ये सीन दो अहम चीजें दिखाता है। पहली, कैंपबेल की तैयारी और उसकी सत्ता का असर, जो पूरे बर्मिंघम में डर फैला देता है। दूसरी, फ्रेडी का लगातार भागना। वो जानता है कि उसका पकड़ा जाना सिर्फ उसकी नहीं, एडा और उसके होने वाले बच्चे की भी मुश्किलें बढ़ा देगा। यहाँ एडा और फ्रेडी का रिश्ता भी खुलकर सामने आता है। वो सिर्फ छुपी हुई मोहब्बत नहीं, बल्कि बगावत की एक और वजह है, क्योंकि शेल्बी परिवार के लिए ये रिश्ता एक शर्मिंदगी का कारण बनने वाला है। अगला सीन एक सुनसान चर्च में होता है। अंदर अकेले होती है पॉली ग्रे, शेल्बी परिवार की मजबूत और समझदार महिला। उसी जगह पहुंचता है मेजर कैंपबेल। कैंपबेल सीधे मुद्दे पर आता है। वो पूछता है, चुराए गए हथियारों का शिपमेंट कहाँ है? पॉली बिना घबराए जवाब देती है, लेकिन बातचीत तेज हो जाती है। थोड़ी बहसबाजी होती है। कैंपबेल अपने सरकारी रौब में बात करता है, लेकिन पॉली अपने अंदाज में हर सवाल को टाल जाती है। पॉली जानती है कि जब बात दबाव की हो तो शब्दों से नहीं, चालाकी से जीता जाता है। वो मेजर कैंपबेल को सीधे जवाब नहीं देती, लेकिन उसे भटकाए बिना छोड़े भी नहीं। कैंपबेल को एहसास हो जाता है कि यहाँ से उसे कुछ नहीं मिलने वाला। वो अपने कुछ ऑफिसरों को बुलाता है और आदेश देता है कि चर्च का हर कोना छाना जाए। फिर पॉली की तरफ देखता है और कहता है, थॉमस शेल्बी से मिलना है मुझे, समय और जगह तय करो। इतना कहकर कैंपबेल चर्च से चला जाता है। इस सीन में दो चीजें बेहद अहम हैं। पहली, पॉली की पर्सनैलिटी, जो बिना गुस्से बिना हथियार के भी ताकतवर है। वो जानती है कब चुप रहना है और कब जवाब देना है। दूसरी, कैंपबेल की रणनीति, अब वो शेल्बी परिवार को सीधे सीधे टारगेट कर रहा है और वो जानता है कि असली लड़ाई थॉमस शेल्बी से होगी, पॉली से नहीं। यह सीन सत्ता और सूझबूझ के टकराव का शुरुआती संकेत देता है, जहां एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ शेल्बी एम्पायर। जब टॉमी और आर्थर घोड़े का सौदा करके वापस लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बर्मिंघम में बड़े पैमाने पर छापे पड़े हैं। कैंपबेल ने ये रेड कराई है। पॉली उन्हें पूरी बात बताती है। कैंपबेल कोई मामूली अफसर नहीं है। वो चालाकी से शेल्बी गैंग के कुछ चुनिंदा ठिकानों को छोड़कर बाकी हर जगह छापा डालता है, ताकि शहर में ये खबर फैले कि शेल्बी परिवार पुलिस से मिला हुआ है। पॉली साफ कहती है, अब कैंपबेल को सब मालूम है। उसे ये भी पता चल गया है कि असली बॉस तुम हो, टॉमी। वो सीधे तुमसे मिलना चाहता है। टॉमी का चेहरा शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में सोचने की गहराई साफ दिखती है। वो कहता है, अब बात करने का वक्त नहीं, अब वक्त है हमला करने का। लेकिन उसका मतलब सिर्फ सीधा हिंसक हमला नहीं होता। टॉमी की असली ताकत उसकी चालाकी है।
उसका इरादा है कैंपबेल को अपनी ही साजिश में फंसा लेना। ये सीन दो बड़ी बातें उजागर करता है। पहली, कैंपबेल की साजिश वो सिर्फ डंडे और रेड से नहीं, अफवाहों से भी शेल्बी परिवार को कमजोर करना चाहता है। दूसरी, टॉमी का असली गेम वो लड़ाई को ताकत से नहीं, दिमाग से जीतना चाहता है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है, जहां अब खुली जंग नहीं, छुपी चालें चलने की बारी है। इसके बाद टॉमी शेल्बी एक अलग ही खेल शुरू करता है। वो हर दुकान और हर पब से राजा की तस्वीरें इकट्ठा करवाता है। सैकड़ों फोटो एक जगह जमा होती हैं। फिर टॉमी सबके सामने उन तस्वीरों को आग लगा देता है। ये कोई साधारण विद्रोह नहीं था, ये एक सोच समझी चाल थी। टॉमी जानता था कि बर्मिंघम इवनिंग डिस्पैच में खबर बनेगी। वो खुद एक अखबार के रिपोर्टर को बुलवाता है और कहता है, विंस्टन चर्चिल को ये खबर पहुंचा दो, बताओ कि मैं राजा का दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। हम लोगों ने जंग में अपनी जानें दी हैं, लेकिन अब कैंपबेल और उसके नए पुलिस वाले दिन दहाड़े हमारे घरों में घुस रहे हैं, हमारी औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। अगर यही इंसाफ है तो हमें ये इंसाफ मंजूर नहीं। टॉमी का मकसद साफ था, उसकी ये हरकत सत्ता के कानों में आग की तरह पहुंचे, ताकि चर्चिल खुद जान सके कि शेल्बी परिवार को नजरअंदाज करना आसान नहीं। एनालिसिस ये सीन दो बड़ी चीजें दिखाता है। पहली, टॉमी की रणनीति, वो सीधी लड़ाई की जगह मीडिया और प्रतीकात्मक विद्रोह का इस्तेमाल करता है। दूसरी, शेल्बी परिवार का नजरिया, उन्होंने जंग में खून बहाया है, लेकिन अब उनके खिलाफ ही जंग छेड़ दी गई है। यह आगजनी असल में एक संदेश थी कि शेल्बी सिर्फ गली के गैंगस्टर नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनकी आवाज सरकार तक पहुंच सकती है। अगला सीन गहराती रात के बीच होता है। कैंपबेल अपने ऑफिस में अकेला बैठा है कि तभी फोन की घंटी बजती है। कॉल आता है सीधे लंदन से, खुद विंस्टन चर्चिल का। कैंपबेल फोन उठाते ही सावधान मुद्रा में आ जाता है। उधर से चर्चिल बोलते हैं, हमें खबर मिली है कि बर्मिंघम में राजा की तस्वीरें जलाई जा रही हैं। कैंपबेल तुरंत जवाब देता है, मैं उन लोगों को गिरफ्तार करवा दूंगा सर। लेकिन चर्चिल उसे रोक देता है। वो कहता है, नहीं, ये गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि ये खबर फैल जाए, हमें दंगे नहीं, नतीजे चाहिए। कैंपबेल अब थोड़ा सहम जाता है। उसे एहसास होता है कि शेल्बी अब सिर्फ एक लोकल गैंग नहीं रहे, वो नेशनल लेवल पर अटेंशन खींच चुके हैं। चर्चिल सीधे सवाल करता है, चुराए गए हथियारों का क्या हुआ मेजर कैंपबेल? कैंपबेल जवाब देता है, काम चल रहा है सर, हम कोशिश कर रहे हैं। चर्चिल का जवाब ठंडा और सख्त होता है, मुझे कोशिश नहीं, नतीजे चाहिए। एनालिसिस ये सीन बताता है कि अब ये लड़ाई टॉमी और कैंपबेल के बीच नहीं रही, ये लड़ाई अब सिस्टम और एक इंसान की जिद के बीच है। चर्चिल को इस बात की चिंता नहीं है कि फोटो जलाई गई या नहीं, उसे चिंता है कि ये खबर फैली तो हुकूमत की साख गिरेगी। और यही टॉमी का असली वार था, बिना हथियार चलाए सरकार को हिला देना। वहीं दूसरी तरफ कैंपबेल का दबाव बढ़ता जा रहा है, उस पर ऊपर से भी प्रेशर है और नीचे से भी शेल्बी जैसे चालाक दुश्मन। अब उसके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची। अगली सुबह का सीन शुरू होता है। एडा शेल्बी और पॉली ग्रे एक ही मेज पर बैठकर नाश्ता कर रही हैं। कमरे में खामोशी छाई हुई है। पॉली अपनी पैनी नजरों से एडा को देखती है। एडा के चेहरे के हाव भाव और उसकी हल्की बेचैनी देखकर पॉली को शक हो जाता है, शायद एडा गर्भवती है। पॉली किसी से कुछ कहे बिना उसकी जांच करवाती है। कुछ ही वक्त में उसका शक यकीन में बदल जाता है। वो सीधे पूछती है, कौन है वो? एडा की नजरें झुक जाती हैं। वो जानती है अगर सच बता दिया कि वो बच्चा फ्रेडी थॉर्न का है तो पूरा शेल्बी परिवार गुस्से में आ जाएगा, क्योंकि फ्रेडी एक कम्युनिस्ट है और उनका शेल्बी गैंग से पुराना टकराव रहा है। एडा सच नहीं बताती, वो सिर्फ कहती है वो लौटेगा। पॉली थोड़ा कटाक्ष करती है, सभी मर्द यही कहते हैं। लेकिन एडा की आवाज में भरोसा झलकता है। वो धीरे से जवाब देती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। एनालिसिस ये सीन एडा के किरदार की दो परतें खोलता है। एक तरफ वो डरी हुई है क्योंकि उसकी जिंदगी और इज्जत सवालों में घिर चुकी है। दूसरी तरफ वो फ्रेडी पर भरोसा करती है। पॉली का रवैया भी खास है, वो सख्त है लेकिन परिवार की औरतों की सुरक्षा के लिए फिक्रमंद भी। यहाँ से कहानी में नया तनाव शुरू होता है। एडा का बच्चा, शेल्बी परिवार की इज्जत और फ्रेडी की बगावत, तीनों एक ही वक्त पर टकराने वाले हैं। इसके बाद सीन बदलता है। टॉमी शेल्बी अपनी फैक्ट्री में पहुंचता है। वो अपने नए घोड़े को देखने आया है, लेकिन वहां पहले से एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है। वो आदमी धीरे से अपनी जेब से एक गोलियां निकालता है। उस पर टॉमी का नाम खुदा हुआ है। वो कहता है, ये जंग का ऐलान है, पूरी ली फैमिली अब तुम्हारे पीछे है क्योंकि तुमने उनके लड़कों को मारा था। टॉमी उसे गौर से सुनता है, बिल्कुल बेखौफ, न चेहरे पर डर न किसी किस्म की झिझक। वो उस आदमी को चेतावनी देता है, शिपमेंट के बारे में कोई नहीं जानेगा, अगर किसी को भनक भी लगी तो मैं खुद आकर सब खत्म कर दूंगा। वो आदमी देखता है कि टॉमी की आवाज में कोई घबराहट नहीं। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें इस जंग की परवाह ही नहीं है ना? मानो पूरी दुनिया एक तरफ हो और थॉमस शेल्बी एक तरफ। एनालिसिस ये सीन टॉमी के किरदार का असली चेहरा सामने लाता है। उसके लिए खतरनाक दुश्मनी या मौत की धमकी कोई मायने नहीं रखती।
उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज पर लगा है, शिपमेंट। वो जानता है अगर ये हथियार गलत हाथों में गए तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ली परिवार अब शेल्बी के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ चुका है। ये दुश्मनी सिर्फ एक झगड़ा नहीं बल्कि इज्जत और दबदबे की लड़ाई बनने वाली है। टॉमी का ये ठंडा रवैया साफ बताता है वो किसी से नहीं डरता, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसके बाद सीन बदलता है। टॉमी शेल्बी घर लौटता है। वहाँ घोड़े की रेस पर सट्टा लगाया जा रहा है, जो शेल्बी परिवार का एक बड़ा धंधा है। इसी बीच पॉली उसे रोकती है। वो सीधे मुद्दे पर आती है, एडा प्रेग्नेंट है। टॉमी बिना एक पल गंवाए एडा को ढूंढने निकल जाता है। वो जानता है ये मसला अब सिर्फ परिवार का नहीं, इज्जत का भी है। एडा उस वक्त एक सिनेमा हॉल में बैठी फिल्म देख रही होती है। टॉमी हॉल में पहुंचता है। वो ऑपरेटर को इशारा करता है, फिल्म रोक दी जाती है। पूरा सिनेमा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। थोड़ी देर में हॉल खाली हो जाता है। सिर्फ टॉमी और एडा वहीं रहते हैं। टॉमी सीधा मुद्दे पर आता है, मुझे उसका नाम बताओ, एडा। एडा पहले झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन टॉमी की सख्ती और नजरें उसे झुकने पर मजबूर कर देती हैं। टॉमी फिर सख्त लहजे में पूछता है, सच बताओ। एडा इस बार अपनी आवाज में गुस्सा और तुर्शी लेकर जवाब देती है, उसका नाम फ्रेडी थॉर्न है, वही पुराना दोस्त जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। जाओ, जाकर मार डालो उसे। टॉमी कुछ नहीं कहता। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों झलकते हैं। वो चुपचाप सिनेमा हॉल से बाहर निकल जाता है। एनालिसिस, ये सीन शेल्बी परिवार के अंदर के टकराव को दिखाता है, जहां एक तरफ टॉमी की सत्ता और दबदबा है, दूसरी तरफ एडा की जिद और प्यार। टॉमी के लिए फ्रेडी से दुश्मनी सिर्फ कारोबार की वजह से नहीं बल्कि उस भरोसे के टूटने की भी वजह है जिसे उसने कभी दोस्ती कहा था। वहीं एडा साफ कर देती है वो अब किसी के डर से अपने बच्चे या अपने प्यार से पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद सीन बदलता है। टॉमी एक कोने में बैठा विस्की पी रहा है। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि उसके दिमाग में कई बातों की उथल पुथल चल रही है। इसी बीच पॉली वहां आती है। उसके चेहरे पर गुस्सा है। वो कहती है, हमारा घोड़ा हार गया है, तुम्हें सबके पैसे लौटाने होंगे। पॉली गुस्से में अपना आपा खो बैठती है। मैंने तुम्हें सब सिखाया था, लेकिन तुमने बिली किम्बर की इजाजत के बिना ये रेस फिक्स कर ली। वो झुंझलाहट में टॉमी का ग्लास फेंक देती है। गुस्से में कहती है, शायद तुम सीख नहीं पाए, जितनी चादर है उतनी ही टांग फैलानी चाहिए। टॉमी शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, बिली किम्बर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पॉली का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो याद दिलाती है कि पिछले 5 साल से वो ये सट्टे का काम देख रही है। उसे बिली किम्बर की ताकत अच्छे से पता है, लेकिन टॉमी को भी अपना खेल मालूम है। वो धीरे से कहता है, हमला तब किया जाता है जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो। वातावरण और तनाव भरा हो जाता है। तभी एडा की बात शुरू होती है। पॉली टॉमी को एक चिट्ठी देती है। वो कहती है, एडा ने ये चिट्ठी फ्रेडी को देने के लिए दी है। टॉमी बिना कोई एहसास दिखाए जवाब देता है, एक भगोड़े आदमी के साथ एडा की कोई जिंदगी नहीं है। वो चिट्ठी सीधे आग में डाल देता है। पॉली का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वो एक लोहे की रॉड हाथ में उठाती है। ऐसा लगता है वो टॉमी पर वार कर देगी, लेकिन कुछ पलों बाद उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो रॉड फेंक कर वहां से निकल जाती है। टॉमी उसकी तरफ देखता है और आखिरी चेतावनी देता है, एडा अगर इस बच्चे को अकेले दुनिया में लाएगी तो वो उसके लिए ठीक नहीं होगा। सच यही है। एनालिसिस, यह सीन शेल्बी परिवार के अंदर के सबसे गहरे मतभेदों को सामने लाता है। टॉमी के लिए हर चीज एक रणनीति है, चाहे वो सट्टा हो या एडा का रिश्ता। वहीं पॉली के लिए परिवार की इज्जत और इमोशंस सबसे ऊपर है। यहाँ टॉमी की ठंडक और पॉली का गुस्सा दोनों ही दिखाते हैं कि शेल्बी एम्पायर को बाहर से जितना खतरा है, अंदर से उससे कहीं ज्यादा ज्वाला सुलग रही है। सीन की शुरुआत होती है एडा से। वो दूसरे कमरे में बैठी होती है और टॉमी और पॉली की पूरी बहस सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद पॉली एडा के पास जाती है। वो साफ कहती है, इस बच्चे को गिरा दो, लेकिन एडा जिद पर अड़ी रहती है। फ्रेडी वापस आएगा। पॉली उसे समझाने की हर कोशिश करती है। वो कहती है, तुम्हारी ये जिद तुम्हें बर्बाद कर देगी। एडा की आंखों में फिर भी भरोसा दिखता है। वो टस से मस नहीं होती। आखिर में पॉली कहती है, हम तुम्हें ट्रेन से कार्डिफ ले जाएंगे, वहां इस बच्चे का अबॉर्शन होगा। लेकिन एडा की आवाज में साफ हट झलकता है। वो फ्रेडी और अपने बच्चे को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहती। इसके बाद सीन कट होता है। अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां टॉमी शेल्बी और मेजर कैंपेबल पहली बार आमने सामने होते हैं। टॉमी बिना घबराए कहता है, जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो शिपमेंट मेरे पास है। कैंपेबल की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों झलकते हैं। टॉमी अपनी शर्तें रखता है, इसके बदले में मुझे ये चाहिए, तुम्हारे पुलिस वाले मेरे सट्टे के धंधे में दखल नहीं देंगे, मेरे अड्डों पर कोई रेड नहीं होगी, मेरे पब्स में कोई तोड़फोड़ नहीं करेगा, और बिली किम्बर के अंडर जो भी पुलिस वाले काम कर रहे हैं वो मेरे कारोबार के दौरान दूर रहेंगे। कैंपेबल सुनता रहता है। टॉमी को पता है कि उसका दांव कितना बड़ा है। वो याद दिलाता है, तुम्हें पता है जिस दिन मैंने राजा की तस्वीरें जलाई थी तुम्हारी हालत कैसी हो गई थी।
अगर तुमने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो मैं शिपमेंट बेलफास्ट भिजवा दूंगा, और जब चर्चिल को ये खबर पहुंचेगी तुम्हें भी मालूम है तुम्हारे साथ क्या होगा। कैंपबेल अंदर ही अंदर टॉमी की चालाकी पर बौखलाता है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। आखिरकार कैंपबेल सौदा मान लेता है। एनालिसिस ये सीन बताता है कि टॉमी सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। उसके पास सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दुश्मन की कमजोरियों की पूरी जानकारी है। वहीं कैंपबेल, जो अब तक खुद को सबका मालिक समझता था, पहली बार असली दबाव में आ जाता है। टॉमी का यह सौदा साबित करता है वो चाहे कानून के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन गेम की शर्तें वही तय करेगा। इसके बाद सीन बदलता है। एक बड़े ओपेरा कॉन्सर्ट का माहौल है, चारों तरफ रोशनी और संगीत है, लेकिन कैंपबेल का दिमाग किसी और ही ख्याल में डूबा है। वो ग्रेस बर्गेस से मिलता है। ग्रेस अब तक एक आम बारमेड बनकर शेल्बी परिवार की जासूसी कर रही थी। कैंपबेल सीधे मुद्दे पर आता है, अब से तुम्हारा सिर्फ एक मिशन है, थॉमस शेल्बी, उस पर हर पल नजर रखनी है। ग्रेस कैंपबेल को ध्यान से सुनती है। कैंपबेल अपनी आवाज और सख्त कर लेता है, उसके इतने करीब जाओ कि वो तुम्हें खुद सब कुछ बता दे। जो करना पड़े करो, और जब मैं कहता हूँ जो करना पड़े तो मेरा मतलब है कुछ भी। ग्रेस की आंखों में ठंडी नाराजगी और आत्मविश्वास दोनों झलकते हैं। वो जवाब देती है, आपने हमेशा मुझे कम आंका है। एनालिसिस ये सीन ग्रेस के किरदार की एक अहम परत खोलता है। वो सिर्फ पुलिस की मुखबिर नहीं, वो अपनी काबिलियत को साबित करने का मौका ढूंढ रही है। वहीं कैंपबेल के लिए थॉमस शेल्बी को काबू में करना अब जुनून बन चुका है। वो जानता है कि ग्रेस ही एक ऐसी औरत है जो थॉमस के दिमाग और दिल दोनों तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि कैंपबेल उसे खुली छूट देता है, कुछ भी करो। ग्रेस के चेहरे से साफ होता है वो ये मिशन अपनी काबिलियत की सबसे बड़ी परीक्षा मान रही है। सीन की शुरुआत रात के सन्नाटे में होती है। टॉमी शेल्बी अपने कमरे में लेटा हुआ सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन में बेचैनी साफ झलकती है। तभी अस्तबल से उसका एक आदमी आता है। उसके चेहरे पर चिंता है। वो धीरे से कहता है, घोड़े को ली फैमिली ने श्राप दे दिया है। उसके पैर का जख्म लगातार बढ़ रहा है। कल सुबह तक जहर उसके दिल तक पहुंच जाएगा। वो अस्तबल में पहुंचता है। वहां उसका सफेद घोड़ा खड़ा तड़प रहा है। टॉमी धीरे से उसके पास जाता है और बहुत शांत लहजे में कहता है, मुझे माफ कर दो। वो जानता है अब इस दर्द से मुक्ति दिलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। टॉमी अपनी रिवॉल्वर निकालता है, कुछ सेकंड घोड़े की आंखों में देखता है, फिर गोली चला देता है। एनालिसिस ये सीन टॉमी शेल्बी के किरदार की इंसानी परत को उजागर करता है। वो बाहर से चाहे जितना सख्त और बेरहम दिखता हो, लेकिन उसके भीतर संवेदना और जिम्मेदारी दोनों जिंदा है। ये घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं था, उसके लिए जीत, उम्मीद और इज्जत की निशानी था। ली परिवार ने यह हमला करके साफ संदेश दिया, ये दुश्मनी अब किसी भी हद तक जा सकती है। टॉमी की चुपचाप माफी और घोड़े को मुक्ति देना दिखाता है कि वो अपने फैसलों की कीमत समझता है और हर कीमत चुकाने को तैयार भी है। सीन की शुरुआत होती है टॉमी के टूटे हुए चेहरे से। वो अस्तबल से बाहर आता है। उसके चेहरे पर थकान, दुख और खालीपन साफ नजर आते हैं। रात गहराती जा रही है। टॉमी धीरे धीरे चलते हुए उस पब में पहुंचता है जहां ग्रेस देर रात तक काम कर रही होती है। पब पूरी तरह खाली है, बस टॉमी की खामोशी और ग्रेस की मौजूदगी। टॉमी सीधा काउंटर पे जाता है, धीरे से कहता है, एक विस्की। ग्रेस बोतल लाकर उसकी मेज पर रखती है, फिर वो भी उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रहती है। ग्रेस उसकी आंखों में देखती है, फिर धीरे से पूछती है, वो घोड़ा कैसा है? टॉमी उसकी तरफ देखता है। उसकी आवाज में नरमी और गहरा दुख साफ झलकता है। वो थके हुए लहजे में कहता है, अभी अभी उसके सिर पर गोली मार कर आया हूँ। एनालिसिस ये सीन टॉमी के अकेलेपन और टूटे हुए मन की झलक देता है। पूरे एपिसोड में उसे एक सख्त, चालाक आदमी की तरह दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पहली बार उसकी भावनाएं खुलकर सामने आती हैं। ग्रेस के लिए भी ये एक मौका होता है। वो देखती है कि टॉमी सिर्फ एक क्रूर गैंग लीडर नहीं, बल्कि अपने फैसलों का बोझ उठाने वाला इंसान भी है। यह सीन उनके रिश्ते की बुनियाद रखता है, जहाँ खामोशी, सच्चाई और टूटे हुए मन की कच्ची दीवारें खड़ी होती हैं। सीन वहीं से शुरू होता है। टॉमी चुपचाप अपनी सिगरेट का पैकेट निकालता है, एक सिगरेट ग्रेस की तरफ बढ़ाता है, फिर खुद ही माचिस जलाकर उसकी सिगरेट सुलगा देता है। कमरे में हल्की हल्की धुआं भर जाता है। ग्रेस कुछ पलों की चुप्पी के बाद कहती है, क्या मैं यहाँ हर शनिवार की रात गाना गा सकती हूँ, जैसे डबलिन में गाया करती थी? टॉमी की आंखें उस पर ठहर जाती हैं। वो जानता है ग्रेस की ये डबलिन की कहानी झूठी है। उसके आदमी पहले ही सब पता कर चुके हैं। डबलिन के उस पब में ग्रेस का कोई नाम तक नहीं जानता। ग्रेस के चेहरे पर हल्की घबराहट आ जाती है। उसे लगने लगता है अब टॉमी उसके झूठ पर सवाल करेगा, लेकिन टॉमी कुछ और ही कहता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी होती है। मुझे लगता है तुम अच्छे घर की लड़की हो, लेकिन जवानी की किसी गलती की वजह से जब तुम्हारा बच्चा हुआ, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई, तभी तुम्हें मजबूरी में यहाँ आकर काम करना पड़ा। ग्रेस कुछ कह नहीं पाती। वो अपनी घबराहट छुपाने के लिए टॉमी की कही कहानी पर सिर हिला देती है, मानो वही सच्चाई हो। टॉमी उसकी तरफ देखता है, फिर बिना कोई भाव बदले पूछता है,
क्या गाने वाली हो? ग्रेस धीमे स्वर में कहती है, एक उदास गाना। टॉमी कुर्सी पर बैठा रहता है। वो कहता है, खड़ी हो जाओ कुर्सी पर, फिर गाओ। ग्रेस अपनी घबराहट और खालीपन समेटकर कुर्सी पर चढ़ती है, फिर धीमे धीमे गाने लगती है। एनालिसिस: ये सीन ग्रेस और टॉमी के बीच अनकही मनोवैज्ञानिक जंग को दिखाता है। टॉमी को ग्रेस के झूठ का सच मालूम है, लेकिन वो उसे सामने लाकर अपमानित नहीं करता, बल्कि उल्टा एक दूसरी कहानी बना देता है जिसमें ग्रेस को भी अपनी इज्जत बचाने का मौका मिलता है। ग्रेस के लिए ये पल डर और राहत दोनों का है। वहीं टॉमी के लिए ये सीन साबित करता है वो सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि इंसान की कमजोरी और उसकी लाचारी को भी गहराई से समझता है। सीन अगली सुबह से शुरू होता है। एडा और पॉली कार्डिफ जाने की तैयारी में होती हैं। दोनों स्टेशन पहुंचती हैं। एडा के चेहरे पर हल्की बेचैनी है, पॉली के मन में भी उलझन। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन के पास पहुंचती हैं, वहां फ्रेडी थॉर्न खड़ा होता है। एडा की आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ उमड़ पड़ती है। वो दौड़कर फ्रेडी के गले लग जाती है। फ्रेडी बताता है, टॉमी ने मुझे खबर भेजी थी कि शहर छोड़ दूं, लेकिन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। एडा का चेहरा खुशी से चमक उठता है। फ्रेडी धीरे से कहता है, हम शादी करेंगे एडा। एडा बिना एक पल गंवाए उसकी बात मान लेती है। फ्रेडी अपनी जेब से एक अंगूठी निकालता है। वो एडा की उंगली में पहनाता है। फिर अपनी आवाज में पूरा भरोसा भरकर कहता है, हम कहीं नहीं भागेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं शादी करेंगे। मुझे टॉमी शेल्बी से कोई डर नहीं। एडा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, खुशी और हिम्मत के थे। फ्रेडी और एडा ट्रेन स्टेशन से वापस शहर की तरफ निकल जाते हैं। पॉली वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखें फ्रेडी पर ठहरी होती हैं, जैसे वो मन ही मन सोच रही हो, तुम्हें नहीं पता तुम किससे पंगा ले रहे हो। एनालिसिस: ये सीन 3 लोगों के अलग अलग इरादों और हौसलों को दिखाता है। फ्रेडी, जो प्यार के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एडा, जिसने अब अपने फैसले पर कोई शर्म या पछतावा नहीं छोड़ा। पॉली, जिसे अंदाजा है कि ये मोहब्बत शेल्बी परिवार और फ्रेडी की दुश्मनी को और गहरा कर देगी। ये सीन साबित करता है कि शेल्बी परिवार की साजिशों के बीच कुछ फैसले दिल से होते हैं और उनका अंजाम कोई नहीं रोक सकता। सीन की शुरुआत होती है। टॉमी, जॉन और आर्थर एक पब में बैठे विस्की पीते हुए ताश खेल रहे हैं। माहौल में ठहराव और हल्की बेचैनी दोनों हैं। तभी दरवाजा धड़ाम से खुलता है। बिली किम्बर अपने कुछ आदमियों के साथ अंदर दाखिल होता है। वो हवा में रिवॉल्वर तानकर गोली चलाता है। गूंजती आवाज के बाद वो ऊंची आवाज में पूछता है, क्या यहाँ शेल्बी नाम का कोई आदमी है? टॉमी धीरे से अपने केबिन से बाहर निकलता है। वो बिल्कुल शांत लेकिन टकटकी बांधे हुए बिली की ओर देखता है। टॉमी अपने आदमियों को इशारा करता है। वो बिली किम्बर और उसके आदमियों के लिए ड्रिंक्स मंगवाता है, फिर पूरे पब को खाली करवा देता है, यहाँ तक कि ग्रेस को भी घर जाने को कह देता है। ये सीन बहुत अहम है। यहीं शेल्बी ब्रदर्स और बिली किम्बर पहली बार आमने सामने होते हैं। बिली किम्बर को शेल्बी गैंग की असली ताकत के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। वो यहाँ शिकायत लेकर आया है, तुम लोगों ने मेरी इजाजत के बिना रेस फिक्स कर ली और अब मेरे कारोबार के रास्ते में आ रहे हो। वो सीधा धमकी देने के अंदाज में कहता है, तुम्हारे जैसे लोग मेरे धंधे से दूर ही रहें। टॉमी बिना घबराए अपनी जेब से एक बुलेट निकालता है। वो बुलेट किम्बर को दिखाते हुए कहता है, इस पर मेरा नाम खुदा हुआ है। ली फैमिली ने ये जंग का ऐलान किया है। वही ली फैमिली जो तुम्हारे अड्डों पर भी हमले कर रही है, तुम्हारे पैसों की लूट कर रही है और तुम्हारे आदमी कुछ नहीं कर पा रहे। शायद तुम्हें मदद की जरूरत है। बिली किम्बर कुछ देर उसे घूरता है, कहता है, मैं किसी के साथ काम नहीं करता, लोग मेरे लिए काम करते हैं। वो अपनी जेब से एक सिक्का निकालता है, टॉमी की तरफ उछाल कर कहता है, उठाओ इसे। ये उसका तरीका है ये जताने का कि यहाँ बॉस वही है। टॉमी कुछ पल गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है, लेकिन फिर सिक्का उठा लेता है, क्योंकि टॉमी जानता है कब झुकना चाहिए और कब हमला करना। बिली किम्बर ये सौदा मंजूर कर लेता है, फिर अपनी टोली लेकर पब से बाहर चला जाता है। एनालिसिस: ये सीन कई परतें खोलता है। टॉमी ने ली फैमिली से जानबूझकर दुश्मनी ली थी ताकि उसे बिली किम्बर से हाथ मिलाने का बहाना मिले। टॉमी जानता है कि ली और किम्बर की पुरानी दुश्मनी में अपनी जगह बनाना सबसे बड़ा दांव होगा। भले ही वो बाहर से सिक्का उठाकर झुकता दिखे, असल में वो धीरे धीरे पूरे खेल की बागडोर अपने हाथ में ले रहा है। यही वजह है टॉमी शेल्बी एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह चालें चलता है। वो एक ही कदम में दुश्मनों को दोस्त बना लेता है और दोस्त को अपनी शर्तों पर नचाना जानता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, एक ऐसे मोड़ पर जहां आने वाले तूफान की आहट साफ सुनाई दे रही है। अगर आपको पीकी ब्लाइंडर्स की ये गहरी परतदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि एपिसोड 2 में सबसे ज्यादा असर किस सीन ने डाला। ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशंस और हिडन एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पीकी ब्लाइंडर्स के फैन हैं या इस सीरीज को शुरू करना चाहते हैं। और याद रखिए, हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक और सच, जिसे हम आपके लिए खोलते रहेंगे।